हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द PYQ हब। आज हम लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक टूल्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गेट रेडी, पेन और नोटबुक ले लीजिए और शुरू करते हैं अपना PYQ डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है हमारा 2015 में। क्वेश्चन पूछा गया द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। यानी डीएनए मॉलिक्यूल जिसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा क्लोनिंग के लिए, उसको क्या बोला जाता है? टेम्पलेट, कैरियर, ट्रांसफॉर्मर या फिर वेक्टर। तो उस चीज को बोला जाता है वेक्टर। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2015 का ही है। The cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of। DNA को कट करना एक स्पेसिफिक लोकेशन से ये कब पॉसिबल हो पाया? किस चीज़ की डिस्कवरी होने के बाद ये पॉसिबल हो पाया? सेलेक्टेबल मार्कर, लाइगेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर प्रोब्स के बाद में? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है उनकी डिस्कवरी के बाद में ये पॉसिबल हो पाया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd, जो कि हमारा AIPMT 2012 में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। यहाँ पे रॉन्ग मैच बताना है कि रॉन्ग मैच कौन सा है। फर्स्ट, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बोला गया फ्यूजन ऑफ 2 डाइवर्स सेल्स। बी बोला गया वेक्टर डीएनए साइट फॉर tRNA सिंथेसिस। सी बोला गया माइक्रो प्रोपोगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर। एंड ऑप्शन डी बोला गया कैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर। हमें यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग बताना है, तो यहाँ पे है वेक्टर डीएनए। एक्चुअल में जो वेक्टर का काम क्या होता है? कैरिंग ए फॉरिजन डीएनए सेगमेंट। जो एक डीएनए सेगमेंट होता है, जो फॉरेन डीएनए सेगमेंट होता है, उसको रेप्लिकेट करना इनसाइड द होस्ट, ये काम होता है। नॉट ए साइट फॉर tRNA सिंथेसिस के लिए ये वेक्टर डीएनए यूज नहीं होता है। ये रॉन्ग लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। Which one of the following techniques made it possible to genetically engineering living organism। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम जो है वो ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पॉसिबल हो पाया? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हेवियर आइसोटोप लेबलिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल है, डीएनए को रिकॉम्बिनेशन की जो टेक्निक है उसी के द्वारा जो है वो हम पॉसिबल हो पाए कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जीन को क्लोन करने में कौन सा यूज किया जाता है? न्यूक्लियोइड्स, लोमासोम्स, मीजोसोम या फिर प्लाज्मिड। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, प्लाज्मिड का काफी यूज किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। मैनिपुलेशन डीएनए के अंदर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कब पॉसिबल हो पाया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज या फिर प्राइमरेज। तो सिंपल है, डीएनए रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसको जनरली यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, स्यूडोमोनास या फिर क्लोस्ट्रीडियम। तो याद रखना वो कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सा है? हेटेरोसिस, म्यूटेशन, प्लास्टिड या फिर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है वो इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई क्योंकि वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएस। Restriction endonucleases purified from bacteria can be used in vitro. The phenomena of transduction in bacteria is well understood and we can see DNA by electron microscope. जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए पूछा है, तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो प्योरीफाई किया जाता है बैक्टीरिया से और वहां पे हम उसको इन विट्रो की तरह यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट वो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके द्वारा, केवल उसके द्वारा पॉसिबल नहीं हो सकती। तो करेक्ट जो मेन आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरिजन डीएनए इट इज कॉल्ड। अगर हम एक एनिमल को सुपीरियर बनाते हैं उसके जीनोटाइप के अंदर और वहां पे हमने एक फॉरिजन जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे? इम्यूनाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर या फिर बायोटेक्नोलॉजी। वो जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। बट यहाँ पे मेन अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो हमारा आंसर आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाए।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिलेटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन सा रिलेटेड ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो सिंपल है प्लाज्मिड। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ध्यान में रखते हुए हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। बी है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट। They are useful in genetic engineering. Sticky ends can be joined by using DNA ligase. अब चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ओके, तो आप कहोगे इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, बट हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, और स्टिकी एंड को ज्वाइन करना डीएनए लाइगेज का काम है, और डीएनए लाइगेज कहीं से कहीं तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। तो हमसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए पूछा गया, तो स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग एंजाइम, ये हमारा जो यहाँ पे डीएनए लाइगेज वाला ये गलत है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, ये भी नीट 2020 का है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट बताना है कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कौन सा हुआ है। लाइगेजेस में लिखा है जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। पॉलीमरेजेस के अंदर लिखा गया ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। न्यूक्लियसेस के अंदर लिखा गया स्प्रेड द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। एंड एक्सोन्यूक्लियसेस के अंदर लिखा गया मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियसेस टू स्ट्रैंड जो डीएनए होता है उसको सेपरेट नहीं करते। पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक नहीं करता पॉलीमरेज कभी भी, वो रेप्लिकेशन में काम आता है। लाइगेजेस जो लिखा हुआ है जॉइन द टू स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, हमसे करेक्ट पूछा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में। 14 में हमसे पूछा गया है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ECOR1 इज। जो ECOR1 है उसके द्वारा कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है G88TTC, भी दिया गया GCAACC एंड फिर दिया गया CTTAG एंड फिर दिया गया CGATCC। लगभग सभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में तो लिखे गए हैं, बट अगर यहाँ पर देखिए जो डीएनए, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, और वहां पे उस डायग्राम के ऊपर ब्रैकेट में लिखा गया कि ECOR1 के लिए जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो हमेशा रहेगा आपका GAATTC। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। प्योर एनसीईआरटी में ही है, बट वो डायग्राम के पास दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे स्टिकी एंड वगैरह सब कुछ दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। यानी जो वेक्टर के साथ में हमने डीएनए लिंक्ड किया है उसमें अगर हमें बहुत सारे कॉपी नंबर बनाने हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सिलेक्टेबल मार्कर, ORI साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पर जो उसको कंट्रोल करता होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी ORI साइट। तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी नीट 2020 के लिए, यानी काफी क्वेश्चन इस छोटे से चैप्टर से आए हुए हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं तो उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, एसिटोकार्माइन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। सिंपल है, इथिडियम ब्रोमाइड को अंदर डाल के हम यूवी रेडिएशन के अंदर हमें देखेंगे तो ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पे पूछा गया फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी है। ऑप्शन दिया गया द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन वन डीएनए, द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजीशन विद इन द डीएनए, द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। एंड ऑप्शन डी दिया गया द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी है, तो इनकरेक्ट में देखिए द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन स्ट्रैंड, गलत लिखा गया। बोथ स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड जो होते हैं दोनों के दोनों स्ट्रैंड को कट किया जाता है, नॉट ओनली वन स्ट्रैंड। यहाँ पे ये ओनली वन जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 18।
ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, सेलेक्टेबल मार्कर को कैसे यूज किया जाता है? हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स सो दैट द ट्रांसफॉर्मेट्स कैन बी रीजनरेट, आइडेंटिफाई द जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट इन एन एलियन ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट ए सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक क्रॉप, या फिर मार्क ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम फॉर आइसोलेटिंग यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर साफ साफ लिखा गया कि सेलेक्टेबल मार्कर किस लिए यूज होता है? हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स सो दैट द ट्रांसफॉर्म कैन बी रीजनरेट। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट pertaining to separation of DNA fragment using gel electrophoresis. Identify the incorrect statements. हमें incorrect statement बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया है DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel electrode towards the anode terminal. सेकेंड है DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. थर्ड है स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट। एंड फोर्थ है प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग द यूवी रेडिएशन। हमें इनकरेक्ट बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड वेल। यहाँ पर हमें फोर्स करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिवाइड किया जाता है एंड देन उसको फोर्स किया जाता है, और जहाँ पे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा एनोड के पास में होते हैं। तो ये लिखा हुआ कि सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड पोल, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक फर्स्ट तो यहाँ पर तक तो सही है, बट उसके आगे जो लिखा हुआ है वो गलत है। DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect movement। जी नहीं, जेल जो डाली जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर जो जेल एग्रोस जेल डाली जाती है उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है मूवमेंट को। यहाँ पे लिखा है डज नॉट अफेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। स्मॉलर द साइज ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए स्मॉलर इज द डिस्टेंस, ये बिल्कुल लार्जर, ये फ्रेगमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज्ड डायरेक्टली, जी नहीं, डायरेक्टली नहीं, पहले हम इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे और उसके बाद हम यूवी रेडिएशन करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। तो हम ऐसा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन डी है, जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो हमारी गलत है। बाकी थर्ड तो हमारे सब में करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ह्यूमंस के लिए जो है हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, अल्फाफेज या फिर PBR322। तो हम जो यूज करेंगे ह्यूमंस के लिए वो रेट्रोवायरस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोजेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टैंडिंग विद एसिटोकार्माइन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंड ऑन द साइज, या फिर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट सेल इज नोन एज। वो जीन जिसकी वजह से हम जो ट्रांसपोर्ट सेल को अच्छे से पता लगा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन या फिर सेलेक्टेबल मार्कर। तो उसको बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। What is the criterion for DNA fragments movement on agrogel during gel electrophoresis? कौन सा क्राइटेरिया होगा डीएनए फ्रेगमेंट की मूवमेंट में एग्रोजेल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर? द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू द फार्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो सिंपल है, यहाँ पे बहुत आसानी से अभी हमने किया भी था जो करेक्ट साइड में थी, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ था, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid। जो हम डीएनए को ज्वाइन किसके द्वारा किए गए? ई को R1, टेक पॉलीमरेज 2 या फिर लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ब्लंट एंड कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? SAL1, ई को R5, XHO1 या फिर HIND थर्ड। तो सिंपल याद रखना, ई को RV जो होता है वो हमारा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फीचर कौन सा नहीं है? ट्रांसफरेबल, सिंगल स्टैंड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर। जो प्लाज्मिड होता है वो हमेशा डबल स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड नहीं होता, तो ये फीचर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस कौन सा है? डीएनएज फर्स्ट, आरएनएज, हिंद2 या फिर प्रोटीएज। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ जाएगा एंडोन्यूक्लियस जो है वो हिंद2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व।
टी-डीएनए को अगर हम प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ेगी? एक्सपोजिंग द प्लांट टू द कोल्ड फॉर ए ब्रीफ, अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन द वाटर, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, या फिर अल्टरनेटिंग द पीएच ऑफ द सॉइल देन द हीट शॉकिंग। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो होता है वो हमेशा एज ए वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, तो इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन किया जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सिंपल ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? कौन सा ऐसा वेक्टर जो केवल स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन कर सकता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड या फिर कॉस्मिड। ये दोनों तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है वह ज़्यादा आंसर आएगा सही। यहाँ पे हम सिंगल फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आर? ह्यूमन जीनोम के लिए कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन से? टी-डीएनए, बैक एंड वाईएसी, एक्सप्रेशन वेक्टर या फिर टीए क्लोनिक। तो अभी इनकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, वो है बीएसी एंड वाईएसी, बैक्टीरियल एंड ईस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। 32 में बोला गया है द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज। जो कॉलोनीज है रिकॉम्बिनेंट की वो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट की ब्लू। ऐसा किस वजह से? इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा galactosidase in recombination bacteria, inactivation of galactosidase enzyme in recombinant bacteria, non recombinant bacteria containing beta galactoside या फिर insertion activation of अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो सिंपल है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होता है उनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, उसकी वजह से ऐसा कलर दिखाई देता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। द डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय? कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन, मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर पीसीआर के द्वारा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। द गिवन फिगर इज द डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBr3T2 विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड इट्स सर्टेन कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिया गया, हमें करेक्टली बताना है कि बिल्कुल करेक्ट कौन सा है। ORI में लिखा गया ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोप में लिखा गया रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, हिट 2 एंड हिट 1 के लिए बोला है सेलेक्टेबल मार्कर, एंड एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए बोला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये जो है वो ORI की फुल फॉर्म नहीं है, रोप की भी ये फुल फॉर्म नहीं है, और ये सिलेक्टेबल मार्कर बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में यहाँ पर ये जो हमारे लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम्पीसाइलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए है, तो यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमसे करेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। ए सिंगल स्ट्रेंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। एक सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड है जिसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में टैग किया गया है, उस मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? वेक्टर, सिलेक्टेबल मार्कर, प्लाज्मिड और प्रोब। तो सिंपल है, उसको हम बोलेंगे प्रोब। अब ये जो लिखा हुआ है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, जहां पे एनसीईआरटी के अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लिखा हुआ है पोर्शन, तो उसके अंदर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये प्रोब वाला पोर्शन लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में नहीं है, वो प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले के अंदर लिखा हुआ है, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद द डीएनए टू बी बोम्बार्डेड विद द जीन गन आर मेड अप ऑफ। जीन गन किससे बनती है? सिल्वर एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम और जिंक, सिलिकॉन एंड प्लेटिनम या फिर गोल्ड एंड टंगस्टन। तो जो जीन गन बनती है वो गोल्ड और टंगस्टन से बनती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में बोला गया बायोलिस्टिक जीन गन इज सूटेबल फॉर। बायोलिस्टिक जो जीन गन है वो किसके लिए सूटेबल है? ऑप्शन बोल गया है डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेशन डीएनए बाय जॉइनिंग विद द वेक्टर या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियर के अंदर एंटीबायोटिक किस तरह यूज किए जाते हैं? ए सेलेक्टेबल मार्कर टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट या फिर टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन। तो हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक जहां पे जो है लेफ्ट टू राइट सेम होता है। ऑप्शन ए दिया गया GAATTC और फिर यहाँ पे ऐसे दिए गए CCAATG और यहाँ पे ऐसे दिए गए, फिर यहाँ पे ऑप्शन सी दिए गए और ऑप्शन डी दिए गए। तो यहाँ पर सिंपल है, जो हमने पढ़ा था ई कोलाई वाला वही है, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये फर्स्ट वाला है। ओके, यहाँ पे इधर से आप रीड करोगे या फिर इधर से रीड करोगे तो ये बिल्कुल सेम होता है।
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। यहाँ पे वापस ये पूछा गया, गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिवन बेस्ड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपोजिट्स एंड द स्पेशल। वापस वही है GATTC और यहाँ पे CTTAAG। यहाँ पे पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, रेप्लिकेशन, कंप्लीटेड, डिलीशन, मोशन, स्टार्ट कोडोन द फिप या पैलिंड्रोमिक। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, there is a restriction endonuclease called ECOR1. What does the co part in this stand for? स्पीसीज को बताता है, कोलोन, सीलम या फिर कोएंजाइम या फिर कोलाई, तो ई कोलाई, तो ये कोलाई को बता रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन। एग्रोज जो जेल होती है वो किस में यूज की जाती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर टिश्यू कल्चर या फिर PCR या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, उसको हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, Which of the following is palindromic base sequence in DNA can be easily cut at the base? Palindromic sequence हमें बताना है, तो फर्स्ट वाला palindromic sequence नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला जी हाँ ये palindromic sequence है। ओके और फोर्थ वाला भी palindromic sequence नहीं है। आप इसको थर्ड एंड से यहाँ से पढ़ोगे तो CC, यहाँ से थर्ड पढ़ोगे तो भी CTTAG, और यहाँ पे भी थर्ड एंड से पढ़ोगे तो सेम है, और यहाँ पे भी थर्ड एंड से पढ़ोगे तो सेम है, तो ऐसा होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ए वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक वेक्टर कैसा कौन सा यूज कर सकते हैं, बैक्यूलोवायरस, साल्मोनेला टाइफिमुरियम, राइजोबियम या फिर रेट्रोवायरस। हायर ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूज कर सकते हैं वो रेट्रोवायरस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अभी हम पहले भी करके आ चुके हैं, फिर बता रहा हूं, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आता है, एप्लीकेशन के अंदर, वेक्टर, प्रोब, क्लोन, प्लाज्मिड, तो आंसर आएगा प्रोब। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम विच। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में वो क्या काम करते हैं, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइकेज, रेस्ट्रिक्शन द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज या फिर रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स of the DNA molecule, make the cut at specific position within the DNA molecule। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, in genetic engineering a DNA segment gene of the interest is transferred to the host cell through a vector, consider the following four statement first to four, in this regard the select the correct option above which one or more of these can be used as vector or vectors। इनमें से कौन से हम एज ए वेक्टर या फिर वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियम, प्लाज्मिड, प्लाज्मोडियम और बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, उन्हीं से तो निकाला जाता है प्लाज्मिड, या फिर हम कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज। तो सेकंड एंड फोर्थ जो है उनको हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट को नहीं यूज करते हैं, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 48, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, बायोडीजल प्रोडक्शन, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज या फिर जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर। अगर हमें विदाउट ए वेक्टर जीन ट्रांसफर करना तो उस टाइम हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड का यूज करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा ज्यादातर हम कॉमनली वेक्टर यूज कर सकते हैं, मेलोडिजाइन इनकोग्निटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, पेनिसिलिन एक्सपेंशम या फिर ट्राइकोडर्मा हेर्जियनम। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन आप याद रखना, बहुत बार आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट या फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मा वेक्टर बिकम पॉसिबल विद। ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे बोला गया कि लिंक करना है ना में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, तो लिंक में कौन सा आएगा, डीएनए लाइगेज के द्वारा, तो हम लिंक कर पाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, सिंथेसाइज डीएनए, कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 53 में पूछा गया है, टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। ऐसे कौन से दो बैक्टीरिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं, क्राउन गोल बैक्टीरियम एंड सिनोहर हैबिटेटिड्स एलिगेंस, एस्कीरिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, विब्रियो कोलेरी एंड टेल्ड बैक्टीरियोफेज, डिप्लोकोकस स्पेसिम एंड स्यूडोमोनास। तो सिंपल है, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आर प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन द सेल डाइज, आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल, आर यूज्ड इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस या फिर इन सिंथेसाइज्ड
बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो वो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ओके और यहाँ पर ये क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उनको कट करने का काम करता है। इसीलिए हम यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए में बहुत आसानी से कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। The tie plasmid is often used for making transgenic plant. The plasmid is found in, जो टाई प्लाज्मिड होता है उसमें हम ज़्यादातर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा, एजोडोबैक्टर, राइजोबियम ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम या फिर ईस्ट एज ए 2mm प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 56। द मोस्ट थ्रोली स्टडीड ऑफ द नॉन बैक्टीरियम प्लांट इंट्रैक्शन इज द, मोस्ट थोरोली स्टडीज, जब डीप स्टडी की गई तो यहाँ पे बैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शन क्या है, साइनोबैक्टीरियम सिम्बायोटिक विद सम एक्वेटिक फंड, गोल फॉर्मेशन ऑन सर्टन एंजियोस्पर्मिक बाय एग्रोबैक्टीरियम, नोड्यूल ऑफ द सेस्बानिया स्टेम बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, या फिर प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। ज़्यादा डीप में प्लांट इंटरेक्शन के लिए नॉन बैक्टीरिया प्लांट, यहाँ पे बैक्टीरिया और प्लांट का इंटरेक्शन बताना है सबसे बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी भी किया गया है तो वो होता है हमारा सिंपल गोल फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंजियोस्पर्मिक बाय एग्रोबैक्टीरियम। इसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया क्योंकि इस पर बायोटेक्नोलॉजी भी वर्क करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्टिकम, ज़ैंथोमोनास सेट्री, बैसिलस कोएगुलेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बहुत बार आ चुका है। 58 विच आर यूज टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए को जॉइन करने में कौन सा, लाइगेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59 म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज R2 fails to lyse the E. coli, but when the two strain R2X and R2Y are mixed then they lyse the E. coli. What may be the possible reason? एक T4 बैक्टीरिया जहाँ पे R2 फेल हो जाता है E. coli में लाइज करने के लिए, बट वहीं पे दो अलग अलग स्ट्रेन R2X एंड R2Y जब मिक्स करके फिर डाला जाता है E. coli पे, तो वहाँ पर वो पॉसिबल हो जाता है म्यूटेंट स्ट्रेन को। ऐसा क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। बैक्टीरियोफेज ट्रांसफॉर्म इन वाइल्ड, इट इज नॉट म्यूटेटेड, बोथ स्ट्रेन हैव सिमिलर सिस्टोन या फिर बोथ स्ट्रेन हैव डिफरेंट स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास दो स्ट्रेन है R2X एंड R2Y, यहाँ पर इनके पास डिफरेंट सिस्टोन है उसकी वजह से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, कौन सा हो सकता है। ई को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, एल्कलाइन। तो ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट कट कर सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिस इन प्लाज्मिड डिस्कवर्ड सो फार, एक प्लाज्मिड के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर बेसिस के कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पूछा है। 50 किलो बेस, 1500 किलो बेस, 5000 किलो बेस या 5 किलो बेस। मैक्सिमम नंबर जो अभी तक पता चला है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 400 500 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 100 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे 500 किलो बेस जो है वो अभी तक मैक्सिमम पता चला और हमसे मैक्सिमम पूछा है, नॉट अ मिनिमम। मिनिमम पूछते तो यहाँ पे हम 5 भी बोल सकते थे, हमसे मैक्सिमम पूछा गया तो वो 500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज, प्लाज्मिड जो वो वेक्टर की तरह यूज किया जाता है क्यों। इट इज सर्कुलर डीएनए विद हैव द कैपेसिटी टू जॉइन यूकैरियोटिक डीएनए, इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बोथ एंड शोर रेप्लिकेशन, इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। वेक्टर क्यों यूज किया जाता है, सिंपल है, इट इज सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास जहां पे कैपेसिटी होती है यूकैरियोटिक डीएनए के साथ में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे इसीलिए इसको यूज किया जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 63 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड डीएनए अदर देन द इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, जो प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करना और कंट्रोल कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, प्लाज्मिड जीन, बैक्टीरियल जीन या फिर नन जीन। तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जीन होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया था रिकॉम्बिनेट डीएनए इज अचीव्ड बाय द क्लीविंग द प्रो डीएनए बाय लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्राइमेज या फिर एक्सोन्यूक्लियस। तो ये कॉम्बिनेशन डीएनए जो है वो क्लीवेज में कौन सा मदद करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 65 टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियर, कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, डिप्लोकोकस, नाइट्रोसोमोनास कैलेसिस या फिर ई कोलाई एंड एजोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम और ई कोलाई जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया और प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियर के अंदर यूज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है
द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, क्यों? दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, they are nucleases that cut DNA at variable site, they can degrade harmful protein या फिर they can join different DNA fragment. तो they can cut DNA at specific base sequence में कट कर सकते हैं, इसलिए उसका यूज किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68 हमारा जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका हमारा नीट 2020 के अंदर। मैच द कॉलम है, यहाँ पे दिया गया बेसिलस थर्नजाइनेसिस, थर्मेस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन, साल्मोनेला टाइफीमोरियम, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज या फिर क्राइजीन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बिल्कुल सही मैच द कॉलम कौन सा आएगा। तो सिंपल है, बेसिलस थर्नजाइनेसिस के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं, क्राई 1 क्राई 2 ऐसे करके, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मस एक्विटिशम। थर्मस एक्विटिशम डीएनए पॉलीमरेज जहाँ पे पीसीआर रिएक्शन होती है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ये काफी स्टेबल होता है। तो बी जो है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन किस लिए यूज हो रहा था? क्लोनिंग वेक्टर हायर प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारा सी जो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो साल्मोनेला टाइफी सिंपल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा। फर्स्ट जो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसा हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, बी थर्ड के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी सेकंड के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69 नीट 2019 का है। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद। डीएनए प्रेसिपिटेशन हम किस मॉलिक्यूल के द्वारा? चिल्ड क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड इथेनॉल या फिर मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है ये। यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? चिल्ड इथेनॉल का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। Which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme? एंजाइम्स को अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है हमें, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? बायोरिएक्टर का, बीओडी इंक्यूबेटर का, स्लज डाइजेशन या इंडस्ट्रियल ओवन। तो बायोरिएक्टर का यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एनिलिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनिलिंग या फिर डीनेचुरेशन एनिलिंग और एक्सटेंशन। करेक्ट है, सबसे पहले जो होता है वो होता है डीनेचुरेशन, तो ये तो सिंपल है। देन उसके बाद एनिलिंग होता है एंड देन होता है एक्सटेंशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं बिफोर मार्केटिंग, उसको क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन या फिर अपस्ट्रीम, तो उसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। स्टीयर्ड टैंक्स बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। स्टीयर्ड टैंक्स किसके लिए बायोरिएक्टर के अंदर किस लिए यूज किए जाते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिंग टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस और इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चरवेशन। प्योर साफ साफ एनसीईआरटी में लिख रखा है, स्टीयर्ड टैंक क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के टाइम पे वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और एक्सप्रेशन। तो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन तो अभी हम पढ़ के आए थे कि वो बिल्कुल होता है एक क्वेश्चन के अंदर। प्रिजर्वेशन फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है, एक्सप्रेशन यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 75, दी टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको किससे ऑब्टेन करते हैं? बेसिलस सुब्टाइलस, स्यूडोमोनास प्यूटिडियम, थर्मिस एक्विटिकस या फिर थायोबैसिलस फेराडोक्सियंस। तो थर्मस एक्विटिकस से हम यूज करते हैं, उसे यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76, द एनालाइज ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए यूजिंग द साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज नहीं कर सकते? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर। पीसीआर का वहाँ पे यूज नहीं होता, वो तो पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है। हमें वहाँ पे क्रोमोजोमल डीएनए को एनालाइज करना है, साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इन विट्रो क्लोनल प्रोग्राम करना है अगर प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? पीसीआर, आरएपीडी, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचपीसीएल या फिर माइक्रोस्कोपी। तो वहाँ पे जो हम यूज कर सकते हैं वो पीसीआर एंड आरएपीडी होता है। अब आरएपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, तो इन दोनों का यूज करते हैं और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हमें पता है, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एट सेल वॉल डीग्रेड एंजाइम। सेल वॉल की डीग्रेड एंजाइम में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एल्गी मिथाइलेज, फंजाई काइटिनेज, बैक्टीरिया लाइसोजाइम एंड प्लांट सेल सेलुलोज। प्लांट के अंदर लाइसोजाइम होता है, सॉरी सेलुलोज होता है, तो वहाँ पे सेलुलोज हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजाइम बिल्कुल करेक्ट है, और फंजाई के अंदर काइटिन की भी होती है, काइटिन। पर एल्गी के अंदर हमने कहीं भी मिथाइल से ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो ये जो लिखा हुआ वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 79, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड टू। इसका जो क्वेश्चन बनाया वो आंसर किया था, और आंसर है वो क्वेश्चन किया था, पीछे करके आए। प्रेसिपिटेट डीएनए, ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम जो चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर। जो आरएपीडी है और पीसीआर है वो किसके मेथड है, हम उनको क्यों यूज करते हैं? स्टडी ऑफ एंजाइम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए सीक्वेंस, या फिर डीएनए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम उनका किस लिए यूज करते हैं, तो उनको हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। ट्रू स्टेटमेंट बताने, इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन ए रेसिपिएंट सेल, इट सर्व एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए वायरस, इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। पीसीआर के अंदर जो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है वो सिंपल सी है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, द फिगर गिवन विल शो ए बी सी ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे हमें ये फिगर दी गई है और मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे हमसे बोला गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये पीसीआर के सीक्वेंस है। ए वाला हमारा हो जाएगा डीनेचुरेशन, बी वाला हो जाएगा एनेलिंग, और ये होगा हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन। तो सिंपल है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो ए डीनेचुरेशन होना चाहिए, बी डीनेचुरेशन नहीं होगा हमारा, ओके, और बी हमारा होगा एनेलिंग, सी एक्सटेंशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ए जो है वो एनेलिंग है, जी नहीं डीनेचुरेशन है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही चले जाते हैं, हमारे बचते हैं बी और सी ऑप्शन। अब बी और सी में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। डीनेचुरेट एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री, ये बोल रहा है कि डीनेचुरेशन यहाँ पे हो जाता है अबाउट 50 डिग्री, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए डीनेचुरेशन जो होता है वो टेम्परेचर अबाउट 50 नहीं होता, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, ओके, नॉट अ 50 डिग्री, ये गलत है। यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए बिल्कुल सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम टेक पॉलीमरेज भी बोलते हैं, यहाँ पर उसी के द्वारा प्रेजेंस के द्वारा एक्सटेंशन की जाती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, किसके लिए डिजाइन किया गया? एडिशनल ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इंश्योर एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए जो है वो स्टीयर टैंक बनाए गए थे बायोरिएक्टर के अंदर। तो ये सब कुछ इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।